समस्त सुधीजनों को सादर नमस्कार। स्त्री विमर्श से संबंधित महिला विदुषियों के द्वारा संपादित और प्रणीत हिंदी की 5 पुस्तकें मेरे सामने हैं। पहली पुस्तक धर्मशास्त्र और स्त्री विमर्श इस शीर्षक से है। इसकी संपादक चंद्रकला पाडिया हैं। चंद्रकला पाडिया काशी हिंदू विश्वविद्यालय के राजनीति शास्त्र विभाग में प्रोफेसर रही हैं तथा इसी विश्वविद्यालय के महिला अध्ययन केंद्र में निदेशक भी वे रही हैं। एक विश्वविद्यालय की कुलपति भी वे रही हैं। राजनीति शास्त्र से संबंधित अनेक पुस्तकें उनकी हैं। इस पुस्तक में, जो कि महिला अध्ययन एवं विकास केंद्र सामाजिक विज्ञान संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्रकाशित है, 2007 में 450 रुपया इसका मूल्य है। यह संस्कृत में लिखे गए धर्मशास्त्रीय ग्रंथों के आधार पर स्त्री की स्थिति पर विमर्श प्रस्तुत करती है और इसका आमुख विश्वविद्यालय के उस समय के कुलपति पंजाब सिंह जी के द्वारा लिखवाया गया है, जिसमें वे कहते हैं कि आधुनिक नारीवादी विमर्श, जिसने पाश्चात्य मूल्यों का पूर्ण रूपेण अंतरंगीकरण कर लिया है, उस पर दृष्टिपात करने पर अनायासी पूर्ण सत्य को उद्घाटित करने के इसके मंतव्य के प्रति आशंका होती है। और भारतीय संदर्भ में पश्चिम से आने वाला नारीवादी चिंतन दीर्घकाल से चले आ रहे पितृसत्तात्मक शक्ति संबंधों को विदीर्ण करने के लिए संकल्पबद्ध दिखाई पड़ता है, किंतु साथ ही वह अपनी दृष्टि को भी आरोपित करने की प्रच्छन्न लालसा से भी आसक्त है। इस पुस्तक की और भी जो 4 पुस्तकें इसके अतिरिक्त मेरे पास हैं, उनकी एक प्रतिश्रुति यह कुलपति जी के वचनों के द्वारा प्रकट कराई गई है, ऐसा प्रतीत होता है। और यह प्रतिज्ञा लेकर के इन पुस्तकों का संपादन और प्रणयन किया गया है कि एक आयातित नारी विमर्श जो पश्चिम से आ गया है भारतीय समाज में, और भारतीय समाज की वस्तु स्थिति को पूरी तरह से उद्घाटित नहीं कर सकता है और वह आरोपित है। तब भारतीय नारीवाद के सृजन की आवश्यकता है। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। भारतीय नारीवाद का सृजन जो हमारी शास्त्र परंपरा है उसके आधार पर किया जाए, यह इस पुस्तक में प्रयास किया गया है। इस पुस्तक में 30 महत्वपूर्ण लेख हैं, प्रायः सभी विदुषियों के द्वारा प्रणीत हैं, और प्रस्तावना है लगभग 30 पृष्ठों की चंद्रकला पाडिया जो संपादक हैं, विदुषी हैं, उनके द्वारा। उसके पश्चात भारतीय ज्ञान परंपरा में स्त्री, इस विषय पर स्त्री अधिकारों का विवाद और तथ्य, इस शीर्षक से सूर्या देवी का। भारतीय बौद्धिक परंपरा में स्त्री, इस शीर्षक से स्वयं चंद्रकला पाडिया का। धर्मशास्त्रों में नारी, प्रमुख धर्मसूत्रों के विशेष संदर्भ में, इस शीर्षक से संतोष शुक्ला का। स्मृतियों में नारी, इस शीर्षक से कमला कुमारी उपाध्याय का। धर्म ग्रंथों में नारी की स्थिति, इस शीर्षक से नाहिद आबिदी का। रामायण में नारी, इस शीर्षक से कुमकुम सिंह का। वैदिक संस्थाओं में स्त्रियों की सहभागिता और उनमें आर्यतर प्रभाव, इस शीर्षक से महेश प्रसाद अहिरवार का। कौटिल्य अर्थशास्त्र की स्त्री दृष्टि, इस शीर्षक से अखिलेश कुमार दुबे और संजय कुमार वर्मा का। वेदों में नारी, कर्तव्य, गुण और अधिकार, एक विश्लेषण, इस शीर्षक से कुंवर भानु प्रताप सिंह और प्रीति सिंह का। यह प्रथम खंड में इतने लेख हैं। दूसरा खंड धर्मशास्त्र में नारी के विविध आयाम शीर्षक से है, जिसमें ययाति आख्यान में नारी की स्थिति और अधिकार, इस शीर्षक से वत्सला। याज्ञवल्क्य की स्मृति की दृष्टि से नारी, एक विमर्श, इस विषय पर विवेक पांडे का। प्राचीन भारत में पुत्री की प्रस्थिति, एक विश्लेषण, इस शीर्षक से ओंकार नाथ सिंह का। ऋषि पराशर की धर्मशास्त्रीय स्त्री, ऋषि पराशर का धर्मशास्त्रीय स्त्री विमर्श, इस शीर्षक से माधवी शुक्ला और अंशुमाला मित्रा का। धर्मवेत्ता मनु एवं याज्ञवल्क्य की दृष्टि में अंतर, इस शीर्षक से मनीषा शुक्ला का। पतिव्रता और अलौकिक शक्तियां महाकाव्यों के विशेष संदर्भ में,
इस शीर्षक से प्रियंका त्रिपाठी का यह इतने लेख 10 से 15 तक संख्या के दूसरे खंड में है। तीसरा खंड धर्मशास्त्र में स्त्री की शैक्षणिक स्थिति इस शीर्षक से है। इसमें 3 लेख हैं। धर्मशास्त्रीय दृष्टि में स्त्रियों का उपनयन संस्कार, इस पर उमा रानी जोशी का। प्राचीन भारत में शिक्षा, इस शीर्षक से आभा मित्रा पाठक का। महाकाव्यों में स्त्री शिक्षा, इस शीर्षक से सरिता शुक्ला का। चौथा खंड धर्मशास्त्र में स्त्री की सामाजिक राजनीतिक स्थिति शीर्षक से है। इसमें 11वें 19वें से 26वें संख्या तक के लेख हैं। 8 लेख स्त्री संदर्भ सती संदर्भ धर्मशास्त्रीय चिंतन, इस शीर्षक से कमला पांडे का। संस्कृत वाङ्मय में धर्मशास्त्र एवं नारी प्रकरण, एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण, इस शीर्षक से विमला कर्नाटक का। धर्मशास्त्र में विधवा का पुनर्विवाह, इस शीर्षक से सुखदेव भोई का। धर्मशास्त्रों में विधवा पुनर्विवाह की अनुज्ञेयता, इस शीर्षक से विश्वनाथ वर्मा का। स्मृतियों में नियोग, उद्देश्य एवं औचित्य, इस शीर्षक से विभा रानी दुबे का। धर्मशास्त्र में नारी विशेषता स्मृतियों एवं कौटिल्य अर्थशास्त्र में नारियों की सामाजिक स्थिति, इस शीर्षक से रेणु श्रीवास्तव का। राज्य व्यवस्था में नारी, इस शीर्षक से भावना त्रिवेदी का। मनुस्मृति में स्त्री धर्म, इस शीर्षक से नंदिता सिंह का। अंतिम खंड धर्मशास्त्र में स्त्रियों की आर्थिक स्थिति को लेकर के है। इसमें 4 लेख हैं। अवधेश कुमार एवं ऋतु जायसवाल, प्रतिभा मिश्रा, शिल्पा सिंह तथा प्रियंका सिंह के। और विशेष रूप से स्मृतियों में नारी के जो अधिकार हैं आर्थिक दृष्टि से, संपत्ति, आय भाग इत्यादि की दृष्टि से, उसकी चर्चा इन 4 लेखों में की गई है। सभी लेख धर्मशास्त्रीय ग्रंथों का अच्छा अध्ययन करने के पश्चात प्रणीत हैं और संदर्भ ग्रंथ के रूप में पूरी पुस्तक बहुत ही उपादेय है। धर्मशास्त्रों में नारी विमर्श की दृष्टि से अच्छा दस्तावेजीकरण इन 30 लेखों के द्वारा तथ्यात्मक दृष्टि से इस पुस्तक में किया गया है। कुल मिलाकर के दृष्टि जो धर्मशास्त्रों का उज्जवल पक्ष है स्त्री विमर्श की दृष्टि से, उसके प्रति आग्रहशील है और पुरातन को गौरवमय रूप में प्रस्तुत करने के प्रति भी आग्रह संपादक और सब लेखिकाओं का प्रतीत होता है। अद्यतन जो स्थितियां हैं और इस समय जो नारी विमर्श हो रहा है, उस पर दृष्टिपात नहीं किया गया है। भारतीय संदर्भ की प्रस्तुति यह मुख्य रूप से ध्येय था। इस विमर्श को करने के पीछे या इस पुस्तक के प्रणयन और संपादन के पीछे उसकी दृष्टि से बहुत ही अच्छा संकलन यह तैयार हुआ और उपादेय भी है। स्त्री विमर्श को लेकर के इससे आगे सूत्र मिल सकेंगे ऐसी आशा और आगे काम हो सकेगा ऐसी आशा की। सरिता शुक्ला का लेख महाकाव्यों में स्त्री शिक्षा को लेकर है। साहित्य से या काव्यों से हमको वस्तु स्थिति का पता चलता है। धर्मशास्त्र तो विधान बनाते हैं, व्यवहारिक जीवन में विधान का पालन कितना किस सीमा तक हो पा रहा है, वो समाज की प्राचीन भारतीय समाज हो या मध्यकालीन भारतीय समाज हो या वर्तमान समाज हो, उसमें बनाए गए विधानों की व्यावहारिकता क्या है और विनियोग उनका कितना हो सका है, यह तो हमको यदि प्राचीन समाज का अध्ययन करना हो तो साहित्य से ही ज्ञात हो सकता है। सरिता शुक्ला ने इस बात की ओर संकेत किया है कि स्त्रियों के लिए गुरुकुलों की व्यवस्था नहीं थी। बहुत प्राचीन काल में गुरुकुल रहे होंगे और मध्यकाल में और परवर्ती काल में स्त्रियों के लिए गुरुकुल नहीं है। और बाद में यह विधान भी बनाया गया कि स्त्रियों की शिक्षा की व्यवस्था घर में ही कर दी जाए। उपनयन पर भी इसमें चर्चा है कुछ लेखों में। और प्राचीन काल में उपनयन होता था, वेद पाठ का अधिकार स्त्रियों का था। धीरे धीरे ये व्यवस्थाएं स्त्रियों के लिए बंद कर दी गई और ये वस्तु स्थिति कई लेखों से हमारे सामने आती है। सूर्या चतुर्वेदी ने स्त्री अधिकारों का विवाद और तथ्य
इस शीर्षक से लेख में बताया है कि आदि सृष्टि में प्राप्त वेदों में स्त्री पुरुष का समान अस्तित्व शाश्वत रूप से स्वीकार किया गया है। अनेक उन्होंने संदर्भ दिए हैं ऋग्वेद अथर्ववेद के सूक्तों के। और यह जो आज चर्चा की जाती है कि लिंग भेद नहीं होना चाहिए, तो लैंगिक समानता की दृष्टि से उन्होंने इस प्रकार से जो शब्द पुरुष के लिए हैं वे स्त्रियों के लिए स्त्रीलिंग में प्राप्त होते हैं, जो वैशिष्ट्य बोधक शब्द हैं, ऐसे कुछ उदाहरण दिए हैं। व्याकरण का ज्ञान परिपुष्ट प्रतीत नहीं होता है और यह एक सूची है 10 बिंदुओं की। यह इन 5 पुस्तकों में भी अन्यत्र आई है। यह बनी बनाई एक सूची है जो प्रस्तुत कर दी गई है। पुरुष यदि मनीषी है जैसा ऋग्वेद में कहा गया है और उसका संदर्भ दिया गया है, नवे मंडल का 96वें सूक्त का 8वां मंत्र। मनीषी का अर्थ मन को वशीकरण करने वाला है, ऐसा दिया गया है, वह तो चिंत्य है। तो स्त्री को मनीषा कहा गया है। इसका संदर्भ पहले मंडल का 101वां सूक्त दिया गया है 7वां मंत्र से। मंत्र उद्धृत नहीं है कहीं भी, केवल संदर्भ दिए गए हैं। इंद्रम मनीषा अभ्यर्चयति, यह मंत्र में कहा गया है, जिस मंत्र का संदर्भ यहाँ दिया गया है। मनीषा इंद्र की अभ्यर्चना करती है, यह उस मंत्र में कहा गया है। तो मनीषा कोई स्त्री नहीं है। मनीषा मूलतः किसी स्त्री का नाम किसी स्त्री के लिए नहीं आता। आजकल लड़कियों के नाम मनीषा रखे जाते हैं, वो बात अलग है। बुद्धिर मनीषा धिषणा धी प्रज्ञा क्षेमुषी मति, ये अमरकोश में जो बुद्धि के पर्याय हैं उसे मनीषा गिनाया गया है। तो मनीषा इंद्र की अभ्यर्चना करती है, यहाँ कोई स्त्री नहीं है मनीषा। तो यह कहना कि मनीषी यदि पुरुष के लिए आया है तो स्त्रियों के लिए मनीषा शब्द आया है, मनीषा तो यहाँ भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में मनीषा शब्द यहाँ नहीं आया। ऐसे अन्य कई उदाहरण हैं कि लेखिकाएं विदुषियां हैं, शोध उन्होंने किया है, लेकिन संस्कृत का ज्ञान उनका परिपुष्ट नहीं है। मूल ग्रंथों का अध्ययन उन्होंने मूल से ही नहीं किया है, अनुवादों के आधार पर किया है। इसलिए संदर्भ यद्यपि जुटाए हैं, पर प्रामाणिक अनुवाद भी उन्होंने नहीं देखे हैं। यह प्रश्न आता है। परिश्रम से काम कराया गया है, संकलन भी किया गया है और अच्छा कार्य हुआ है, लेकिन जितना जितना कार्य है वह प्राय ज्ञात तथ्यों का संकलन है। धर्मशास्त्रों में स्त्री विमर्श को लेकर के बहुत सारा कार्य है और पांडुरंग वामन काणे का ग्रंथ देख लिया जाए तो फिर लगता है कि शेष ही क्या रह जाता है। फिर भी अनेक जानकारियां इसमें बहुत उपादेय हैं और कुछ पक्ष ऐसे हैं जो कि गुह्य पक्ष हैं, कम चर्चित होते हैं। कानीन पुत्र की चर्चा इसमें एक लेख में आई है और लेखिका ने यह बताया है कि मनु और याज्ञवल्क्य इन दोनों का दृष्टिकोण कानीन पुत्र को लेकर के अलग अलग है। कन्या को पुत्र यदि हो जाता है तो पिता के घर में कोई कुंवारी कन्या छिपा कर किसी पुत्र को जन्म दे देती है, उसको कानीन पुत्र के रूप में परिभाषित किया गया है। और व्यवस्था यह दी गई कि कानीन पुत्र उसका पुत्र माना जाएगा जो उस कन्या से विवाह करेगा। यह व्यवस्था दी गई धर्मशास्त्रों में, जो कि बहुत उचित है। और याज्ञवल्क्य ने इस संबंध में कहा है कि घर में निम्न जाति के पुरुष के संसर्ग के कारण प्रच्छन्न रूप से उत्पन्न यदि पुत्र हुआ है तो गूढ़ज कहलाता है और कुंवारी कन्या से उत्पन्न कानीन जो है वह मातामह या नाना का पुत्र कहा जाता है। धर्मशास्त्रों में व्यवस्थाएं ऐसे पुत्र के लिए दी गई हैं और इस दृष्टि से हमारा समाज यदि ऐसी स्थितियां हो जाती हैं तो मध्यकालीन समाज जो वैदिक समाज है वो मध्यकालीन समाज की अपेक्षा और आधुनिक समाज की अपेक्षा भी स्त्री के प्रति बहुत उदार रहा है, क्योंकि ज्यादातर प्रकरणों में स्त्री का या लड़की का दोष नहीं होता, वो तो शिकार बनाई जाती है। और फिर भी
सारा दोष उसके मत्थे मढ़ करके और बहुत ही चिंतनीय स्थिति उसकी कर दी जाती है। हमारे धर्मशास्त्रकारों ने इस स्थिति का संज्ञान लिया है, उदार और उचित व्यवस्था इस संदर्भ में दी हैं। दूसरी पुस्तक मनुस्मृति एवं कौटिल्य अर्थशास्त्र में नारी एक अध्ययन इस शीर्षक से है। मनीषा शुक्ला इसकी लेखिका हैं। संपादन सभी पुस्तकों का चंद्रकला पाडिया ने किया है, जैसा कि पहली पुस्तक का भी किया है। और इसमें मनुस्मृति और कौटिल्य अर्थशास्त्र में जो स्त्रियों के संबंध में विधान व्यवस्थाएं दी गई हैं, उनका तुलनात्मक अध्ययन लेखिका ने प्रस्तुत किया है। यह पुस्तक भी महिला अध्ययन एवं विकास केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्रकाशित है। 250 इसका मूल्य है। 2007 में ही यह पुस्तक भी प्रकाशित है। यह श्रृंखला है पूरी। महिला अध्ययन एवं विकास केंद्र के अंतर्गत इन पुस्तकों की तैयारी इन पुस्तकों की गई है। प्रकाशन इनका कराया गया है। इसमें भी आरंभ में ये 10 बिंदुओं की सूची दी गई है, जहाँ पर कि लिंग भेद की दृष्टि से जो विशेषण पुरुष के लिए हैं, उनका स्त्रीलिंग स्त्री के लिए है। और इसमें इस प्रकार के शब्द हैं जिनकी व्याकरण की दृष्टि से निरुक्ति चिंतनीय हो सकती है। अन्यथा विवरण की दृष्टि से, तथ्यात्मकता की दृष्टि से पुस्तक उपादेय है। विशेष रूप से इसमें उद्धरण बहुत सारे दिए गए हैं। मूल ग्रंथों तक जिनकी पहुंच नहीं है, वे पुनर्विवाह के अधिकार, विधवा के विषय में व्यवस्थाएं, पुत्रहीन विधवा के संबंध में व्यवस्थाएं, पुत्रवती विधवा के संबंध में व्यवस्थाएं, दाय भाग की दृष्टि से, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी राइट्स की दृष्टि से मनु और कौटिल्य ने जो व्यवस्थाएं दी हैं, उनकी दृष्टि से उद्धरण अच्छे इसमें मूल ग्रंथों से दिए गए हैं। और लेखिका ने, इस ग्रंथ की पुस्तक की प्रणेत्री ने, स्त्री के संबंध में जो कुछ आपत्तिजनक कथन है उनको भी उद्धृत किया है। और संकलन की दृष्टि से उपादेय है। विवाह संबंध की दृष्टि से अच्छी मीमांसा पूरी पुस्तक में स्त्री विमर्श की दृष्टि से की गई है। तीसरी पुस्तक महत्वपूर्ण है और बहुत उपादेय पुस्तक है। चंद्रकला पाडिया के संपादन में उपासना पांडे द्वारा प्रणीत यह पुस्तक है, गांधी और स्त्री शक्ति। प्रकाशक महिला विमर्श केंद्र ही है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। महिला अध्ययन एवं विकास केंद्र ही है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का। और 2007 में ही यह पुस्तक प्रकाशित है। 225 रुपया इसका मूल्य है। लेकिन इस पुस्तक में अच्छी बात यह है कि संपूर्ण गांधी वाङ्मय के जो 100 खंड हैं, उनका आलोडन विलोडन किया गया है। और स्त्री विषयक जितने कथन गांधी के हैं, उनको एक साथ रख करके और गांधी का जो विमर्श है स्त्री को लेकर के, उसको समग्रता में यहाँ पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। एक कमी थोड़ी यह रह गई है कि बहुत सारे जो गांधी के कथन हैं वे अवसर विशेष पर, किसी विशेष प्रसंग पर कहे गए हैं। और किस सन में, किस तिथि में, कब उन्होंने यह कहा है या लिखा है, यह इसके साथ में देना चाहिए। यद्यपि गांधी का जो स्त्री को लेकर के विमर्श है अत्यंत ही महनीय है, और किस प्रकार से नारी को वे अपनी संपूर्ण गरिमा में देखते हैं, और मातृत्व रूप जो गांधी की दृष्टि में स्त्री का है, उसको कितना वे वरेण्य मानते हैं। बहुत नैकट्य उनका है महिला की जो महिला का जो वर्चस्व है, उसकी जो सत्ता है, उसकी स्वीकृति को लेकर के। और इस दृष्टि से जो उद्धरण गांधी के यहाँ दिए गए हैं, वे गांधी को समझने की दृष्टि से भी बहुत उपादेय हैं कि गांधी स्त्री को किस दृष्टि से देखते हैं और कितनी उदार दृष्टि उनकी है। वे स्त्रियों के अधिकार के बारे में जरा भी झुकने को तैयार नहीं हूं। वे कहते हैं, मेरी राय में स्त्री पर ऐसी किसी कानूनी निर्योग्यता का बोझ नहीं होना चाहिए जिससे पुरुष मुक्त है। मैं लड़के और लड़की के प्रति हर तरह से भेदभाव रहित समान व्यवहार करना चाहूंगा। जैसे जैसे स्त्री जाति को शिक्षा द्वारा अपनी शक्ति का भान होता जाएगा, जैसा कि होना भी चाहिए, वैसे वैसे उसके साथ जो असमान व्यवहार आज किया जा रहा है, उसका वह स्वभावतः अधिकाधिक उग्र विरोध करेगी।
यह तो गांधी ने बहुत ही प्रखर बेबाक ढंग से कहा है। लेकिन इसके साथ गांधी यह भी मानते हैं कि सारे काम जो पुरुष कर सकते हैं उनको स्त्री करे, कर सके, यह जरूरी नहीं है। यदि कर लेती है तो अच्छा है। स्त्री के शस्त्र धारण करने या शिकार करने के खिलाफ कोई कानूनी बाधा तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो काम पुरुष के संपादित करने के हैं उनसे वह स्वभावतः विरत होगी। यदि स्वभावतः कोई स्त्री नहीं चाहती है कि शिकार करने के लिए उसे कहा जाए या शस्त्र धारण करने को कहा जाए या मिलिट्री में भर्ती करने को कहा जाए, उसकी प्रकृत्या ही यही नियति है, ऐसा वह यदि मानती है, कोई स्त्री हो सकती है कि जो नहीं मानेगी, तो गांधी उसके प्रति उदार तो होंगे ही, लेकिन वे यह कहते हैं कि कानूनी बाधा फिर ऐसी स्त्री के लिए नहीं होनी चाहिए। यह महत्वपूर्ण कथन है। यदि कोई लड़की चाहती है कि मैं पुरुष जो काम करता है, पायलट बनूंगी, मैं सेना में भर्ती होंगी, तो किसी भी प्रकार की कानूनी बाधा ऐसी महिला या ऐसी लड़की के लिए नहीं होनी चाहिए। कानून की दृष्टि से बहुत विमर्श गांधी ने जो स्त्री को लेकर के कानून है उन पर किया है। इस दृष्टि से यह पुस्तक अच्छा संकलन भी है और गांधी का जो पूरा वैचारिक दृष्टिकोण है स्त्री को लेकर के, उसको यह प्रस्तुत करती है। व्यवहार में गांधी भी कहीं न कहीं अनुदार हुए हैं। बहुत महत्वपूर्ण उनका कथन इसमें उद्धृत है कि बा को मैं एक माता के रूप में देखता हूँ, पछताता हूँ कि मैंने उनके साथ पहले क्या-क्या किया। आत्मकथा में तो पूरा खुलासा ही है। पुरुष के जो संस्कार परंपरा से मिले होते हैं, मध्यवर्गीय परिवार से आए पुरुषों को जो मिले होते हैं, उच्च वर्ग में तो और भी विकृत हो सकते हैं, निम्न वर्ग में थोड़े कम हो सकते हैं, दलित वर्ग में और कम हो सकते हैं, लेकिन जो संस्कारशील परिवार कहे जाते हैं, उनमें जो पुरुष का वर्चस्ववाद है, उसके कारण स्त्री पर जो दुराचार अनाचार पुरुष करते आए हैं, वो सभी पुरुष करते ही आए हैं प्रायः। उसको गांधी ने बेबाक ढंग से स्वीकार कर लिया है। सब पुरुष स्वीकार फिर नहीं करते हैं, बहुत कम में ये अपने आत्मावलोकन की प्रवृत्ति होती है। हमने स्त्री के साथ क्या-क्या किया है, यह मानने को सब तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि हमको ऐसा बना दिया गया है। हमारी पूरी जो पितृ परंपरा है, उसके द्वारा गांधी ने गांधी के भीतर एक स्त्री थी, उसके कारण उन्होंने स्वीकार कर लिया है। इसलिए गांधी जितना जो कुछ स्त्री को लेकर के कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चौथी पुस्तक प्राच्यवाद और स्त्री का प्रश्न, आधुनिक भारतीय चिंतकों की दृष्टि शीर्षक से है। चंद्रकला पाडिया ने इसका संपादन किया है। और ओरिएंटलिज्म एंड द क्वेश्चन ऑफ वीमेन इन द आईज ऑफ मॉडर्न इंडियन थिंकर्स, ऐसा अंग्रेजी में भी इसका शीर्षक दिया है। यद्यपि सभी हिंदी में लेख इसमें हैं, अलग अलग लेखकों लेखिकाओं के लेख हैं। और आधुनिक भारतीय चिंतक जो कतिपय हैं, उनकी स्त्री को लेकर के दृष्टि क्या है, इसमें गांधी भी हैं, तो पुनरावृत्ति तो हो ही गई है। और जितने आधुनिक चिंतकों को इसमें लिया गया है, वे सभी महत्वपूर्ण हैं, और उनका जो स्त्री विमर्श है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। कितने अद्यतन वे हैं। हमारे समय से कुछ जो चिंतक हैं वे आगे की बात भी कह रहे हैं। उसी तरह से 10 बिंदु इसमें फिर दिए गए हैं भूमिका में। पुनरावृत्तियां तो खूब हुई ही हैं पांचों पुस्तकों में, और भूमिका लगभग वही है चंद्रकला पाडिया की, लेकिन जो लेख हैं वे बहुत उपादेय हैं। और इस पुस्तक में प्राच्यवाद के प्रस्थान हमारी आधुनिक चिंतकों के स्त्री संबंधी लेखनों की दृष्टि में इस शीर्षक से नीता कुमार का लेख है। और नारी अस्मिता के स्वप्न दृष्टा राजा राम मोहन राय शीर्षक से पद्मा मिश्रा का एक और लेख राजा राम मोहन राय पर ही है। एकता सक्सेना का नारी स्वतंत्रता को लेकर के, स्त्रियों के संदर्भ में महर्षि दयानंद के विचार इस शीर्षक से विश्वनाथ मिश्र का लेख है। महिला शिक्षा और सर सैयद, इसको लेकर के डॉक्टर नफीस बानो का लेख है। जो मुस्लिम समाज है
उसमें कहाँ तक उदारवादी दृष्टि स्त्री शिक्षा को लेकर के आई है, इसका परिचय इससे मिलता है। और लेकिन जो पर्दा प्रथा है उसको लेकर के एक प्रकार का आग्रह बना हुआ है, यह भी हम इससे जानते हैं। महिला चेतना के उन्मीलन में डॉक्टर एनी बेसेंट का अवदान इस शीर्षक से कमला पांडे का लेख है। डॉक्टर एनी बेसेंट पर एक और लेख है डॉक्टर मनीषा शुक्ला का। रविन्द्रनाथ टैगोर के चिंतन में नारी इस शीर्षक से अनुराधा बनर्जी का लेख है। यह भुला दिया गया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने पंडिता रमाबाई को लेकर के क्या कहा था। उसकी तो चर्चा मैंने की है। और पुरुषवाद किस तरह से कितने बड़े दृष्टा व्यक्ति के साथ चलता है, बुद्ध के साथ भी था। इस पर तो कभी चर्चा। एक और पुस्तक मेरे पास है जो बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर यदि बात करूंगा तो बात होगी। बुद्ध, महावीर, धर्मशास्त्र के महान जो चिंतक हैं, सभी के साथ पुरुष का दृष्टिकोण, पुरुषवादी दृष्टि तो है, इसको साफ साफ इसमें नहीं कहा गया है। और बहुत उज्जवल पक्ष इन चिंतकों के रखे गए हैं स्त्री को लेकर, जितना इनका विमर्श है। और भारतीय नारी स्वामी विवेकानंद की दृष्टि से डॉक्टर नमिता सिन्हा बहुत अच्छे उद्धरण संजोए गए हैं। यह नहीं बताया गया है कि वे भगनी निवेदिता को बहुत डांटते डपटते थे, कुछ अतिरिक्त कड़े होकर के डांटते डपटते थे। उसका विश्लेषण उनके जीवनीकारों ने किया है कि क्यों ऐसा हुआ। स्वामी विवेकानंद पर एक और लेख है, स्वामी विवेकानंद के चिंतन में नारी, प्रतिमा त्रिपाठी का। नारी सशक्तिकरण एवं स्वामी विवेकानंद, फिर एक और लेख है। विवेकानंद पर कई लेख हैं। सोनाली सिंह का भी लेख है विवेकानंद पर, भारतीय नारीत्व के आदर्श डॉक्टर स्वामी विवेकानंद इस शीर्षक से। मदन मोहन मालवीय पर लेख है, 3 लेख हैं, चंद्रकला पाटिया, दीनानाथ सिंह और भावना त्रिवेदी के। स्त्री के संदर्भ में उनके अनेक प्रसंग भी इन लेखों में उद्धृत किए गए हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में संस्थापक कुलपति रहे। व्यक्तिगत परिचय वहाँ के अनेक बुजुर्ग प्रोफेसरों से उनका रहा है। उनके संस्मरण भी इन लेखों में कहीं कहीं हैं। गांधी की नारी दृष्टि पर कृष्णचंद्र पांडे का लेख, एक और लेख उपासना पांडे का ही, जिनकी एक पुस्तक ही आ चुकी है गांधी और स्त्री को लेकर के, उनका है। और गांधी का नारी विमर्श पर तुलिका पांडे का भी लेख है। इकबाल की नज़र में नारी का अस्तित्व इस विषय पर मसरूर अहमद खां का लेख है। और कहीं कहीं रिजर्वेशन बना हुआ है, आग्रह पूर्वाग्रह बने हुए हैं स्त्री को लेकर के, इन लेखों से हम जानते हैं। अब्दुल कलाम आज़ाद और नारी उत्थान। अब्दुल कलाम आज़ाद ने तो शिक्षा के लिए बड़ा काम किया, स्त्री शिक्षा के लिए भी काम किया। उन पर BGA खान का लेख है। प्राच्यवाद की चुनौतियां और राधा कृष्णन के स्त्री संबंधी विचार, इस पर प्रीति सिंह का लेख है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और नारी, इस पर हरिराम सिंह का लेख है। सर्वोदय समाज में स्त्री, आचार्य विनोबा की चिंतनाओं में इस शीर्षक से पुष्पा अग्रवाल का लेख है। विनोबा जी की दृष्टि में स्त्री शक्ति, इस पर डॉक्टर सुमन जैन का। स्त्री शक्ति तथा विनोबा, स्त्री शक्ति तथा गांधी एवं विनोबा, इस पर रचना श्रीवास्तव का। जयप्रकाश नारायण की लोकतांत्रिक मूल्य दृष्टि, दलित शोषित जनगण और स्त्रियों के विशेष संदर्भ में, इस शीर्षक से डॉक्टर सदानंद शाही का लेख है। और लोहिया की दृष्टि में भारतीय नारी, इस शीर्षक से डॉक्टर अनुराग अनुराग दवे का लेख है। 28 लेख इस पुस्तक में हैं। महत्वपूर्ण लेख हैं और सभी में संदर्भ की दृष्टि से महत्वपूर्ण सामग्री है। ये पुस्तकें हैं। एक पुस्तक 5वीं जो है वो अंग्रेजी में है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्त्री धन इन एंशंट हिंदू लॉ, ए क्रिटिकल एनालिसिस। यह भी पूरी श्रृंखला के अंतर्गत ही है। पूरी श्रृंखला की संपादक चंद्रकला पाटिया हैं। प्रीति सिंह इस पुस्तक की लेखक हैं। दाय भाग जो धर्मशास्त्रों की दृष्टि से है, उसका विमर्श इस पुस्तक में प्रस्तुत किया गया है। ये 5 पुस्तकें हैं। और ये जो प्राच्यवाद और स्त्री का प्रश्न, इस पुस्तक के शीर्षक को लेकर के यह प्रश्न अवश्य उठता है
कि प्राच्यवाद से इसका क्या संबंध है, इस पूरी पुस्तक का ओरिएंटलिज्म से इसका कितना क्या संबंध है। एक आध जगह एडवर्ड सईद की जो किताब है ओरिएंटलिज्म, उसका संदर्भ दिया गया है, और ओरिएंटलिज्म में जो यूरोपीय जो साहबान हैं, प्राच्य विद्याविद, उन्होंने जो विमर्श किया है उसकी पड़ताल की जाती है। ओरिएंटलिज्म, प्राच्यवाद, उसने किस प्रकार से एक वर्चस्ववादी राजनीति को खड़ा किया है, एडवर्ड सईद इसकी मीमांसा करते हैं। उस सब का इससे क्या संबंध है, इसमें नेहरू, गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, अंबेडकर, विवेकानंद, एनी बिसेंट, लोहिया, राम मोहन राय, इन लोगों की स्त्री दृष्टि को लेकर के लेख हैं। एडवर्ड सईद के ओरिएंटलिज्म से इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है। वो एडवर्ड सईद की किताब ही आउटडेटेड हो चुकी, 1972 या 78 में आई थी उनकी 2 किताबें, और वो हमारे लिए कारगर नहीं रह गए। ओरिएंटलिज्म ये शब्द ही हमारे लिए कारगर नहीं, किसी काम का अब नहीं रहा। और हम दुनिया को बताएंगे कि प्राच्य विमर्श कैसे किया जाना चाहिए, क्योंकि हम प्राच्य लोग हैं। उन लोगों का कहना यह था कि हम लोग बताएंगे भारत वालों को कि आप क्या हैं। हमारा कहना है कि हम बताएंगे उनको कि हम क्या हैं। हम अपने आप को ज़्यादा जान सकते हैं। तो हमारे लिए ये इज्म नहीं है, प्राच्यवाद यह नहीं है, यह हमारे लिए प्राच्य विद्या है। उस पर चर्चा की जानी चाहिए कि प्राच्य विद्या के अंतर्गत ये चिंतक आते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। इन लोगों का तो कोई प्राच्यवाद नहीं है, जिन विचारकों की चर्चा इसमें की गई है। एडवर्ड साइड से भी इन लोगों का क्या करना है, तो यह शीर्षक रख दिया गया है। फैशन चल पड़ा है कुछ ओरिएंटलिज्म प्राच्यवाद नाम रखने का। या तो हमारे यहाँ विद्या परंपरा है, तो प्राच्य विद्या एक बड़ी विद्या हो सकती है, उस पर बात की जानी चाहिए। यह बात मैं यहाँ कहना चाहता था। दूसरी बात यह है कि ये जो पांचों पुस्तकें हैं, पांचों में पश्चिम के नारीवाद को, जो पश्चिम का फेमिनिज्म है, उसको पूर्व पक्ष मान करके विवेचन किया गया है। पांचों को देख करके यह सवाल आता है कि उत्तर पक्ष का विवेचन ही प्रायः किया गया है और पूर्व पक्ष का विवेचन तो नहीं किया गया है। प्रस्तावना में या कहीं कहीं बताया गया है, जो कुलपति जी से भूमिका लिखवाई गई है उसमें, कि यह प्राच्यवाद या फेमिनिज्म या नारीवाद पश्चिम का थोप दिया गया है, यह भारतीय वस्तुस्थिति को पूरी तरह से नहीं समेट पाता है, ऐसी कुछ बात वहां पर आई है। पर यदि यह पूर्व पक्ष है तो पूर्व पक्ष की पूरी प्रस्तुति नहीं हुई इनमें, और यह एक पक्षी फिर उत्तर पक्ष की प्रस्तुति हो जाती है, और धर्मशास्त्रीय दृष्टि से प्रायः प्रस्तुति की गई है। एक आध लेख जो साहित्य से संबंधित है वह आया है। इससे पूरी भारतीय समाज की वस्तुस्थिति का परिचय नहीं हो पाता है, और केवल एक उत्तर पक्ष, वह भी धर्मशास्त्रों की दृष्टि का यहाँ पर आ पाया है। प्रश्न यह बना रहता है कि जिसको आप पूर्व पक्ष मान रहे हैं कि हमारे ऊपर वह थोप दिया गया है, और यह मान लिया गया है कि वह एक पक्षीय है, वह नारी मुक्ति, नारी स्वतंत्रता की बात एक संकीर्ण दृष्टि के अंतर्गत करता है, वह पूरे परिप्रेक्ष्य में नहीं हमारे समाज को समेट पाता है। पर जो फेमिनिज्म चला है वह तो एक पक्षीय नहीं है, उसमें कोई एक विचारक नहीं है, उसमें तो विविध विचार हैं, उसमें बड़ी विविधताएं हैं, बहुत सारी बातें वहाँ कही जा रही हैं, वो बड़ा फैला हुआ विषय है। तो यह पूर्व पक्ष की प्रस्तुति का अभाव पांचों में हमको खटकता है। जितने धर्मशास्त्र हैं उनकी प्रस्तुति तो की गई है, और पुरुष विचारकों की प्रस्तुति की गई है। जिस पुस्तक की मैंने चर्चा की है, प्राच्यवाद और स्त्री का प्रश्न, आधुनिक भारतीय चिंतकों की दृष्टि, उनमें भी अधिकांश पुरुष हैं, ले देकर एक एनी बिसेंट हैं, तो रमाबाई क्यों नहीं है? वो तो विदुषी हैं, पंडिता हैं। एक समय था जब पुरुषों, बड़े बड़े समाज के अग्रणी नेतृत्व करने वाले जनों ने उनको सरस्वती और पंडिता की उपाधि प्रदान की थी। स्वामी दयानंद जी ने भी उनका सम्मान किया था।
उनकी तो स्त्री विमर्श पर पुस्तक भी है। ले दे करके स्त्री विमर्श पर किसी पंडिता ने कोई पुस्तक लिखी है तो रमाबाई हैं। बाकी तो जितना विमर्श स्त्री को लेकर के है वह सब पुरुषों के द्वारा किया गया है। प्रायः प्रश्न बना रह जाता है। पंडिता क्षमा राव हैं, उनका भी विमर्श है स्त्री को लेकर के, वो बड़ी महाकवि हैं संस्कृत की, हमारे समय की, जिन्होंने कि सारा परिदृश्य संस्कृत साहित्य का बदल दिया। सत्याग्रह गीता के द्वारा उन्होंने जोनर नया खड़ा कर दिया संस्कृत के कविता के क्षेत्र में। वो बहुत प्रतिभाशाली थी। वे तो यूरोप की संस्कृति से भी परिचित थीं। एक स्त्री विमर्श वे भी करती हैं। मीरा लहरी वे भी लिखती हैं। और पुरुष प्रधान समाज के बीच स्त्री की नियति का विचार वे भी करती हैं। विचित्र परिषद यात्रा उनकी किताब है। तो कोई स्त्री जो कि संस्कृत की विदुषी भी है, वह यदि ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस में जाती है, 1930 से 40 के बीच की घटना हो सकती है, 100 बरस बीत रहे हैं, तो क्या क्या उसको देखना, सुनना, समझना पड़ता है, यह उसमें वे बताती हैं। तो स्त्री विमर्श अभी और भी किया जा सकता है। और पांचों किताबों में अच्छाई यह है कि सब महिलाओं का ही कार्य है, लेकिन महिलाएं वही कह रही हैं जो पुरुष कहते आए हैं, जो पुरुषों ने बताया है उसको वे दोहरा रही हैं। स्त्रियां यदि बोलती हैं, स्त्रियां यदि कहती हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। उसको सब लोग उदार होकर के नहीं झेल पाते हैं, वो बहुत अनुदार हो सकते हैं, जैसा कि रमाबाई को बहुत सामना करना पड़ा पुरुषों के वर्चस्ववाद का, और उनकी जानबूझ करके भी बदनामी की गई, उनको सताया, प्रताड़ित भी किया गया, उनके बारे में झूठे प्रचार भी किए गए। इस सब को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। लेकिन इन पुस्तकों पर कोई, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि काम संदर्भ की दृष्टि से, सूचना ग्रहण की दृष्टि से कमजोर हुआ है। संदर्भ ग्रंथों के रूप में इनकी उपादेयता है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। नमस्कार।